नमस्कार। आज से हम स्टार्ट करेंगे सीडीपी का मॉक टेस्ट पहला। ठीक है। इसमें हम समझेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। इसमें हम 30 क्वेश्चन को करेंगे, यानी कि 30 प्रश्नों को करेंगे कि कैसे कैसे किन किन तरीकों से और कहाँ कहाँ से सीडीपी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की के सामाजिक रचनावाद सिद्धांत के अनुसार छात्रों के आकलन के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि उपयुक्त है। यानी कि लेव वाइगोस्की जो सामाजिक रचनावादी सिद्धांत है उसके अनुसार छात्रों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। ठीक है, तो इसमें से पहला है मानवकृत परीक्षण। ठीक है, दूसरा है तथ्य आधारित स्मरण परीक्षण, तीसरा है वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न और चौथा है सहयोगात्मक परियोजनाएं। ठीक है, तो वाइगोस्की के सामाजिक रचनावाद सिद्धांत के अनुसार इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है सहयोगात्मक परियोजनाएं। यानी कि वाइगोस्की जी का कहना था कि जो भी बच्चे उनके अंदर जो भी मानसिक विकास होता है वो आपस में सहयोग करके जानने और प्रतिक्रिया करने से होता है। यानी कि आपसी जो समाज में लोग रहते हैं उन समाज में बच्चा रहकर जो चीजें समाज से सीखता है जानता है उससे उसका विकास होता है। तो इनका कहना वही है कि सहयोगात्मक परियोजना से बालक सीखते हैं। यानी कि वाइगोस्की जी समाज को ज्यादा महत्व देते हैं। यानी कि बच्चे समाज में रह के एक्टिव होगा और समाज जो भी चीजें करता है या सीखता है सिखाता है वो चीजें बच्चे उससे सीखते हैं। तो ये सहयोगात्मक परियोजना पे ले वाइगोस्की जी बल देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सहयोगात्मक परियोजनाएं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला देखते हैं, दूसरा है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पूरी तरह अनुवांशिक द्वारा निर्धारित होती है। यानी कि जो नीचे दिया गया है विकल्प उनमें से कौन सी जो है विशेषता है जो अनुवांशिकता को पूरी तरह निर्धारित करता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला है आंखों का रंग, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है नैतिक विकास और चौथा है सामाजिक कौशल। ठीक है, तो इसमें से इसका जो राइट आंसर होगा वो है पहला, यानी कि आंखों का रंग जो है वो पूरी तरह अनुवांशिक द्वारा निर्धारित होता है। यानी विशेष, यानी कि जो आंखों का रंग होता है वो पूरी तरह अनुवांशिक द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि जो आंखों का रंग पिता का होगा या माँ का होगा उनके द्वारा आंखों का रंग अनुवांशिक द्वारा निर्धारित होता है। लेकिन बुद्धि, नैतिकता, विकास और सामाजिक कौशल ये सब जो है वातावरण से और अच्छा परिवेश से विकसित होता है। ठीक है, बुद्धि का, नैतिक का और सामाजिक कौशल का। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो आंखों का रंग अनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा है। तीसरा प्रश्न है कि रचनावादी दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कि रचनावादी दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसमें से पहला है छात्र सशक्तिकरण, दूसरा है अनुशासन बनाए रखना, तीसरा है पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना और चौथा है किसी कार्य को व्यक्तिगत रूप से करके सीखना। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है कि रचनावादी दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य छात्र का सशक्तिकरण करना है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला है, चौथा क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई सूचनाओं को समावेशन कहलाता है। यानी कि पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में जो नई सूचना ऐड होती है उस समावेशन को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है संक्रियात्मक विचार, दूसरा है समीकरण, तीसरा है समायोजन और चौथा है आत्मसातकरण। ठीक है, यानी कि पियाजे का जो कंसेप्ट था कि जो चीज बच्चा, जैसे मान लीजिए कि कोई चीजें को नहीं जान रहा है और उसमें नई चीजें ऐड होती है, जैसे मान लीजिए किसी के विषय में उसको नई जानकारी होती है, जैसे कुत्ता को देखता है और बिल्ली को देखता है, तो ये जो कुत्ता और बिल्ली की जो नई जानकारी है उसमें ऐड होती है उसको हम आत्मसातकरण कहते हैं। यानी कि बच्चा जब तक बिल्ली को देखता है कुत्ता समझता है, लेकिन जब उसको बताया जाता है कि नहीं ये कुत्ता अलग है और बिल्ली अलग है, तो इन चीजों को जब उसमें नया चीज ऐड होता है तो उसको हम आत्मसातकरण कहते हैं। इसी को हम नई चीजों के जोड़ने से आत्मसात कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा चौथा कि पियाजे के अनुसार मौजूदा योजना में नई सूचनाओं को समावेशन कहलाता है आत्मसातकरण। ठीक है, इसके बाद अगला है और पांचवा क्वेश्चन है। यानी कि अभी कथन में कह रहा है और नीचे कारण दिया है, इन दोनों में से प्रश्नों को देखना होता है और इन दोनों को जो पहला ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि ए में जो दिया गया है प्रश्न, उस प्रश्नों को देखकर और आर इसका कारण सही हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इन दोनों में तुलना करना होता है और इसका आंसर देना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि अभिकथन ए में कह रहा है, इसे क्वेश्चन नंबर 5 है कि अभिकथन ए में
कहा जा रहा है कि शहरों में बच्चों के बहुत सारे खेल उन रियलिटी शो पर आधारित होते हैं जो वो दिखते हैं। यानी कि जो शहर के बच्चे होते हैं, बहुत सारे खेल जो उनके होते हैं वो रियलिटी शो पर जो चलता है उन शो पर आधारित होते हैं जो वो देखते हैं टीवी में। ठीक है, और इसका कारण क्या है कि इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। इसमें सही विकल्प चुनना है। ठीक है, यानी कि अभी कथन में कह रहा है कि जो भी शहर के बच्चे हैं वो बहुत सारे जो रियलिटी शो देख रहे हैं उनका खेल उन पर आधारित होता है। ठीक है, और कारण में क्या कर रहा है कि इन दोनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चे के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। ठीक है, इसमें इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है ए की व्याख्या करता है। ठीक है, यानी कि जो आर में कहा गया है वो ए में समाहित है इन दोनों बात, ये इसकी व्याख्या करता है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है। ठीक, दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि ए आर और आर दोनों सही है लेकिन जो आर है वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा कि जो ए में कही जा रही बातें हो आर में उससे रिलेटेड सही हो। ठीक है, तीसरा है ए आर दोनों गलत है और चौथा ए सही है और आर गलत है। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है पहला, ए आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की व्याख्या करता है। यानी कि शहर में जो भी सारे बच्चे खेल उनका खेल होता है वो रियलिटी शो पर आधारित होता है और जो मीडिया होती है वो परिवार और साथियों के अलावा मीडिया जो है बच्चों का सामाजिकरण में ज्यादा महत्व दे रही है, जिससे बच्चे नई नई चीजों को सीख रहे हैं और अपने जीवन में अपना रहे हैं। ठीक है, तो मीडिया का रोल बच्चों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ठीक है, तो ये इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से, छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बच्चों में लैंगिक रूढ़िवादिता को कम करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी शैक्षिक दृष्टिकोण है। यानी कि बच्चों में लैंगिक रूढ़िवादिता को कम करना और लैंगिक समानता को लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए नीचे जो दिया गया विकल्प है इसमें से कौन सा शैक्षिक दृष्टिकोण से अच्छा है? ठीक है, तो पहला है लैंगिक पृथकता आधारित आसन प्रबंध करना, दूसरा है लैंगिक आधारित अधिगम कार्य देना, तीसरा है लैंगिक विशिष्ट भूमिकाओं और व्यवहारों पर बल देना और चौथा है कक्षा में लैंगिक पूर्वाग्रहों पर चर्चा एवं सुसाध्य करना। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है क्वेश्चन नंबर चौथा राइट आंसर होगा, क्योंकि कक्षा में जब हम लैंगिक पूर्वाग्रह पर चर्चा को करेंगे तो उससे बच्चे में जो है लैंगिक रूढ़िवादिता कम होगी और लैंगिक समानता का बढ़ावा मिलेगा। यानी कि जब हम लैंगिक पूर्वाग्रह की बातों को बतलाएंगे, बच्चों को अंदर समझाएंगे, उसको अच्छी तरह से विस्तार करेंगे तो उनके अंदर जो है रूढ़िवादिता कम होगी और उनके अंदर लैंगिक समानता के लिए बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इसमें से जो इसका चौथा जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं, अगला सातवां क्वेश्चन है। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन है खराब लेखन किसकी चारित्रिक विशेषता है? ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, दूसरा है डिसलेक्सिया, तीसरा है डिसकैलकुलिया और चौथा है डिस्प्लेक्सिया। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर है कि खराब लेखन चारित्रिक विशेषता है डिस्ग्राफिया की, यानी लिखने से संबंधित जो भी हम कमियां देखने को मिलती है उसमें हम उसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। लिखने से संबंधित जो भी हम कमियां दिखती है उसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पहला डिस्ग्राफिया, यानी खराब लेखन किसकी चारित्रिक विशेषता है? तो डिस्ग्राफिया की। ठीक है, इसके बाद आठवां क्वेश्चन है कि समावेशन में मुख्य दृष्टिकोण बच्चों की अक्षमता से डैश डैश स्थानांतरित किया गया है। यानी कि समावेशन का मुख्य दृष्टिकोण बच्चों की अक्षमता से किस पर स्थानांतरित किया गया है? ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन देगा, पहला है बच्चों की पृष्ठभूमि, दूसरा है बच्चों की अक्षमता, तीसरा है बच्चों की क्षमता और चौथा है बच्चों का विकास। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है बच्चों की क्षमता, यानी कि समावेशन के मुख्य दृष्टिकोण बच्चों की अक्षमता से बच्चों की क्षमता पर स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, इसमें से इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं, अगला नौवां क्वेश्चन है कि जब एक बच्चे को बगीचे में जाकर माली को देखने और उसके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को सीखने का काम दिया जाता है और फिर कथित विचार के बारे में एक रिपोर्ट लिखने के लिए कहा जाता है
तो ये सीखना क्या कहलाता है? यानी कि एक बच्चे को बागीचे में जाकर और जो माली कार्य कर रहा है उसको देखकर उनकी गतिविधियों को सीखने के लिए कहा जा रहा है, और फिर कथित विचार के बारे में एक रिपोर्ट लिखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो सिखाना हुआ ये क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसमें से पहला है अवलोकन का अधिगम, दूसरा है स्थानांतरण अधिगम, तीसरा है परिणात्मक अधिगम, और चौथा है विचारात्मक अधिगम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है अवलोकन अधिगम। यानी कि बच्चे को अवलोकन यानी कि उनको ऑब्जर्व करने, उनको देखने, उनकी गतिविधियों को जानने की कैसे क्या चीजें कर रहे हैं, इस पर जोर दिया जा रहा है बच्चों को, कि बच्चे उनकी कामों को अवलोकन करेंगे। यानी अवलोकन मतलब कि उन पर निगाह करेंगे, कैसे कैसे क्या चीज कर रहे हैं, तो उसको हम अवलोकन अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अवलोकन अधिगम। 10वां क्वेश्चन है कि इसमें कथन ए में कहा गया है कि आनुवंशिकता बच्चों की बुद्धिमत्ता को निर्धारित करने का एक प्रमुख भूमिका निभाती है, और इसमें कारण दिया गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के अनुभव जैसे पर्यावरणीय कारकों का बौद्धिक विकास पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, यानी कि कारण दिया गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के अनुभव जैसे पर्यावरणीय कारकों का बौद्धिक विकास पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन दिया गया है, पहला है ए आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, दूसरा है ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तीसरा है सत्य है लेकिन, यानी कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, और चौथा है ए असत्य है लेकिन आर असत्य सत्य है। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है तीसरा, कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, यानी कि ये जो है कि आनुवंशिकता में बच्चों की बुद्धिमत्ता को निर्धारित करने का एक प्रमुख भूमिका निभाता है। यानी कि बच्चों में अलग अलग उसके माता पिता से जो भी बौद्धिक क्षमता आती है वो आनुवंशिकता पे कुछ हद तक निर्धारित होता है। लेकिन दूसरा है क्यों गलत है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि प्रारंभिक बाल अवस्था के अनुभव जैसे पर्यावरणीय कारकों का बौद्धिक विकास पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, यानी न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो उसके आसपास का जो पर्यावरण होता है उसके बौद्धिक विकास पे प्रभाव डालता है ज्यादा, लेकिन इसमें न्यूनतम प्रभाव कर रहा है। इस वजह से इसका जो है आर का कारण गलत होगा, तो इस वजह से ये असत्य हो रहा है। ठीक है, यानी कि बौद्धिक विकास पे जो अनुभव है या उसके पर्यावरणीय कारक है वो बौद्धिक विकास पे प्रभाव डालता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 का तीसरा इसका राइट आंसर होगा कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, इसके बाद 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है कि गार्डनर्स के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी शिक्षण गतिविधि में सफलता के लिए सबसे अधिक योगदान देने वाला आयाम है? ठीक है, यानी कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सहकारी शिक्षण गतिविधि में सफलता के लिए सबसे अधिक योगदान देने वाला आयाम है? ठीक है, तो इसमें पहला है तार्किक गणितीय, दूसरा है स्थानीय गणित, तीसरा है शारीरिक गतिसेवदन, और चौथा है अंतर्व्यक्तित्व। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सहकारी शिक्षण गतिविधि में सफल के लिए अंतर्व्यक्तित्व योगदान का अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, यानी अंतर्व्यक्तित्व योगदान सहकारी शिक्षण गतिविधि में अहम भूमिका निभाता है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन है पियाजे 7 से लेकर 11 वर्ष के लिए निम्नलिखित में कौन सी अवस्था को संदर्भित करते हैं? यानी कि पियाजे ने बच्चों की अवस्था को अलग अलग बांटा, जिसमें संवेदीय मोटर अवस्था यानी कि पेशीय अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इस स्टेज में बांटा है। तो उनके द्वारा बताया गया कि 7 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो किस अवस्था में आते हैं। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन देगा, पहला है संवेदी मोटर, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है औपचारिक संक्रिया, और चौथा है मूर्त संक्रिया। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा कि पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। मोटरसाइकिल में क्या होता है कि 0 से लेकर 2 वर्ष के बच्चे आते हैं, 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक या 6 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक में आते हैं, और 7 से लेकर 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक, और 11 से लेकर 15 वर्ष के जो बच्चे होते हैं या 18 वर्ष तक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। ठीक है, ये पियाजे के अनुसार अवस्थाएं बांटी गई हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कि 7 वर्ष से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। ठीक है, इसके बाद 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं,
ए को अभिकथन ए के रूप में और दूसरे को आर के तर्क के रूप में अंकित किया गया, यानी ए को अभिकथन के रूप में और आर जो है उसको तर्क के रूप में अंकित किया गया। ठीक है, कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट को प्रयोग को सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसमें अभिकथन ए दिया गया है कि अधिगम सार्वभौमिक और सतत है, यानी जो अधिगम होता है वो सार्वभौमिक होता है और लगातार चलता है, यानी सतत होता है। ठीक है, और तर्क इसमें दिया गया है, यह एक सतत कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक जारी रहता है। यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है, जैसे अभिकथन में दिया गया है कि जो अधिगम है वो सार्वभौमिक और सतत प्रक्रिया है। ठीक है, तो अधिगम सार्वभौमिक और सतत प्रक्रिया होती है। और जो इसका तर्क दिया गया है कि यह एक सतत कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर शुरू होती है और मृत्यु तक जारी रहती है। यानी कि जो अधिगम होता है वो कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी अधिगम को दिन प्रतिदिन या रोज हम जब तक मृत्यु ना हो जाए चीजों को सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं। ठीक है, वो समाप्त होने वाली नहीं है। जैसे आज कोई नई चीज सीखे, कल कोई नई चीज सीखे, ये चीज अधिगम में जुड़ती जाती है और ये लगातार चलती जाती है। तो यही कहा गया है कि अधिगम सार्वभौमिक और सतत प्रक्रिया है और एक कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और जन्म से लेकर मृत्यु तक जारी होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला है ए और दोनों सत्य है, दूसरा है ए और दोनों असत्य है, तीसरा है सत्य है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, और चौथा असत्य है लेकिन आर सत्य है। ठीक है, यानी ए सत्य है और लेकिन आर असत्य है। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है पहला ए आर दोनों सत्य है। ठीक है, क्योंकि जो अधिगम है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है और ये कभी समाप्त नहीं होती है और जन्म से लेकर मृत्यु तक जारी रहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए और दोनों सत्य है। ठीक है, इसके बाद अगला 14वां क्वेश्चन है। 14वां है ध्यान भाव एवं अति सक्रियता विकार। अति सक्रियता विकार यानी कि एडीएचडी के छात्र समानतः संज्ञानात्मक देरी प्रदर्शित करते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उन्हें कठिनाइयां होती है। यानी कि एडीएचडी जो बालक होते हैं, यानी कि ध्यान भाव और अति सक्रियता विकार जिनके अंदर होता है, वो संज्ञानात्मक देरी प्रदर्शित करते हैं, निम्नलिखित में से उन्हें कौन सी कठिनाइयां होती है। ठीक है, इसमें ऑप्शन देगा, पहला है ध्यान, दूसरा है मानसिक मंदता, तीसरा है आवेग नियंत्रण। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है चौथा, एक और तीन, यानी कि उनको ध्यान देने में कठिनाइयां होती है और आवेग नियंत्रण में उनकी कठिनाइयां होती है एडीएचडी के बालक में, यानी कोई चीजें पे ध्यान देकर अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दे पाते हैं। जिस बच्चे के अंदर एडीएचडी का विकार होता है वो बालक किसी शब्द पे या किसी चीज पे ज्यादा देर तक ध्यान नहीं दे पाते हैं और उनके आवेग नियंत्रण मतलब चलने में भी उनको कठिनाइयां होती है। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है चौथा, एक और तीन। ठीक है, इसके बाद 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है कि अधिगम के माहौल को प्रभावी अधिगम के अनुकूल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन कारणों पर विचार करना चाहिए। यानी अधिगम को माहौल को प्रभावी और अधिगम अनुकूल बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन देगा, विद्यालय का स्थान छात्रों के स्थान से दूर होना चाहिए, यानी कि विद्यालय के स्थान छात्र के स्थान से दूर होना चाहिए। दूसरा है पारंपरिक बैठने का पैटर्न का पालन किया जाना चाहिए। तीसरा है कक्षा में बाहरी या आंतरिक प्रेरणा की आवश्यकता होनी चाहिए, और चौथा है उपयुक्त में सभी। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा कि अधिगम का माहौल को प्रभावी अधिगम और अनुकूल बनाने के लिए हमें कक्षा में बाहरी या आंतरिक प्रेरणा की आवश्यकता होनी चाहिए, यानी कि बच्चों को अधिगम के प्रति प्रभावी बनाने के लिए बच्चे में आंतरिक प्रेरणा होनी चाहिए, मतलब किसी चीज के लिए जानने के लिए उसके अंदर इच्छुक होना चाहिए, और कक्षा का माहौल जो है उसे बाहरी चीजों से जोड़ के उसको समझाना चाहिए। इस तरीके से जो है अधिगम प्रभावशील होगा बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है तीसरा, कि कक्षा में बाहरी या आंतरिक प्रेरणा की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सार्थक अधिगम का संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सार्थक अधिगम का संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसमें पहला दिया गया है, अधिगम के लिए आधार के रूप में बच्चों का ज्ञान का उपयोग करना। दूसरा है अपने स्थान में उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करना, और तीसरा है छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, और चौथा है उपयुक्त में सभी। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सार्थक अधिगम का संबंध उपयुक्त में सभी होगा। ठीक है, अधिगम के लिए
आधार के रूप में बच्चों का ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, अपने स्थान में उपलब्ध सामग्रियों का भी उपयोग करना चाहिए और छात्रों की सक्रिय भागीदारी का सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीजों के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक संबंध में अधिगम सार्थक होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा चौथा। ठीक है, 16वां का। इसके बाद अगला 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है कि वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा। ठीक है, यानी कि वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा। ठीक है, पहला है यह सांस्कृतिक और अनुवांशिक के कारण होता है, दूसरा है यह सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है, तीसरा है औपचारिक शिक्षा के उत्पाद होता है और चौथा है एक समावेशन और समायोजन का परिणाम है। यह समावेशन और समायोजन का परिणाम है। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा कि वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि यह सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है, यानी कि बच्चे जब समाज से जुड़ते हैं, समाज के में रहते हैं, तो उन चीजों से जो चीज सीखते हैं, अपने आप को समझते हैं, उसी के द्वारा बच्चे के अंदर विकास होता है, यानी कि बौद्धिक विकास होता है। समाज से जुड़ के, अपने घर परिवेश से, अपने पर्यावरण से, इन चीजों से जुड़ के बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो वाइगोस्की जी सामाजिकता को ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, यानी समाज से बच्चे जुड़ के चीजों को सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, ये सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन है कि विकासात्मक प्रगति के दौरान बच्चे आमतौर पर सटीक पेशीय क्षमताओं को प्राप्त करने से पहले व्यापक शारीरिक गतिविधि में महारत हासिल करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास इस प्रकार है। ठीक है, यानी कि विकास की प्रगति के दौरान बच्चे में आमतौर में सटीक पेश की क्षमताओं को प्राप्त करने से पहले, यानी कि उनकी द्वारा पूर्ण रूप से चलने से पहले व्यापक शारीरिक गतिविधि में महारत हासिल करते हैं, और ये हासिल क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसमें से पहला ऑप्शन है समीप दूराभिमुखी, दूसरा है बहुयामी, तीसरा है शीर्षाभिमुखी और चौथा है लचीलापन। ठीक है, तो इसमें से पहला है, इसका राइट आंसर होगा समीप दूराभिमुखी, यानी कि बच्चे का जो पूर्ण रूप से चलने से पहले बच्चे अपने आप को जो केंद्रित करते हैं, यानी कि समीप दूराभिमुखी में क्या होता है कि बच्चे का जो शरीर होता है वो पहले शरीर से केंद्र की ओर विकसित होता है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर होगा वो है पहला समीप दूराभिमुखी। ठीक है, 18वां का पहला सही होगा। ठीक है, इसके बाद अगला है 19वां क्वेश्चन है कि मानव विकास के कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है, निम्नलिखित में उनमें से क्या नहीं है। यानी कि मानव विकास के बढ़ने का और उनके विकास होने का सिद्धांत होता है, इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो पहला है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है अनुक्रमिकता का सिद्धांत, तीसरा है समान से विशिष्ट, चौथा है विशिष्ट से समान। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है विशिष्ट से समान। विशिष्ट से समान की जो सिद्धांत है वो मानव के विकास में नहीं आता है, लेकिन निरंतरता, अनुक्रमिकता और समान से विशिष्ट की ओर तीनों आता है। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है चौथा, विशिष्ट से समान की ओर। ठीक है, इसके बाद 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं और एक कथन एक एक को अभिकथन ए के रूप में, दूसरा तर्क के रूप में अंकित किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं अभिकथन ए में क्या कहा गया है। अभिकथन ए में कहा गया है कि मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, राजा राम मोहन राय और श्री श्री रविशंकर और माता अमृतानंदमय अमृतानंदमयी के पास अच्छी अंतर व्यक्तित्व बुद्धि है। ठीक है, और तर्क में कहा गया है कि अंतर व्यक्तित्व बुद्धि स्वयं को समझने और स्वयं के विचारों, भावनाओं को, संवेगों को, उद्देश्यों और इच्छाओं को जानने की क्षमता और ये स्वयं के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसमें से जो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला है ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या है, दूसरा है ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है और चौथा है ए गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या सही व्याख्या नहीं करता है। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन है कि बच्चों का सीखना सर्वाधिक प्रभावशील होगा जब। इसमें पहला ऑप्शन है शिक्षक सीखने की प्रक्रिया का नेतृत्व करेगा और बच्चा को सक्रिय निष्क्रिय रखेगा, यानी शिक्षक सीखने की प्रक्रिया का नेतृत्व करेगा और बच्चों को निष्क्रिय रखेगा। दूसरा है बच्चों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोक्रियात्मक क्षेत्र का विकास होगा। तीसरा पढ़ने लिखने और गणितीय कौशल पर जोर देगा।
चौथा है शिक्षण प्रणाली का एक तंत्रीय होगा। ठीक है, तो इसमें से जो है इसका राइट आंसर होगा वह दूसरा कि बच्चों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोक्रियात्मक क्षेत्र का विकास होगा, तभी बच्चे सीखने के सर्वाधिक प्रभावशील हो पाएंगे। ठीक है, इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसमें लिखा गया है और कहा जा रहा है कि शिक्षक सीखने की प्रक्रिया को नेतृत्व करेगा और बच्चों को निष्क्रिय करेगा। तो बच्चों को निष्क्रिय नहीं करना है, एक्टिव करना है। ठीक है, यानी कि बच्चों को एक्टिव करना है, निष्क्रिय नहीं करना है। ठीक है, और दूसरा है पढ़ने लिखने के लिए गणितीय कौशल पर ही जोर देना, ये भी नहीं है, इस तरीके से ये भी गलत होगा। और चौथा है शिक्षा प्रणाली का एक तंत्र होना, तो एक तंत्र होना ये इसमें नेगेटिव, इस तरीके से चौथा भी गलत होगा। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है दूसरा कि बच्चे की संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोक्रियात्मक क्षेत्र का विकास होगा, जिससे बच्चे सीखने में सर्वाधिक अधिक प्रभावशील हो पाएंगे। ठीक है, तो एक्सेल का दूसरा राइट आंसर रहा। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला है 22वां है। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परिदृश्य कोहलबर्ग के नियमों और व्यवस्था नैतिक तर्क के पारंपरिक चरण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ठीक है, तो पहला इसमें दिया गया है, पहला इसमें ऑप्शन है हेमलता शिक्षक की बात मानती है क्योंकि वह जानती है कि अगर वह नहीं मानेगी तो उसे दंड दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा है प्रिया शिक्षक की बात मानती है क्योंकि स्कूल में नियम कहता है कि उसे शिक्षक की बात का पालन करना चाहिए और स्कूल के नियमों का पालन करना चाहिए जिसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तीसरा है संजीव स्कूल के नियमों का पालन नहीं करता है क्योंकि उसे नियम पसंद नहीं है, हालांकि वह जानता है कि स्कूल को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए सभी छात्रों के नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, चौथा है चेतना शिक्षक की बात मानती है क्योंकि वह चाहती है कि शिक्षक उसे पसंद करे। ठीक है, तो जो कोहलबर्ग का नियम और व्यवस्था का सिद्धांत है उसमें से जो इससे का राइट आंसर होगा वह है दूसरा कि प्रिया शिक्षक की बात मानती है क्योंकि स्कूल के नियम कहता है कि उससे शिक्षक की बात का पालन करना चाहिए और स्कूल के नियमों का पालन करना चाहिए और उसकी जिम्मेदारियां है। ठीक है, तो कोहलबर्ग का जो नैतिक मोरालिटी का जो सिद्धांत है वो नियम और व्यवस्था में यही कहा जाता है कि जो भी बच्चा होता है वो नियमों का पालन करता है। जैसे मान लीजिए कि सड़क पर चल रहा है और सड़क पे रेड लाइट जल जाती है तो वो अपने कार को या बाइक को वहीं पर रोक लेता है और उसको पार नहीं करता है, तो वो नियमों का पालन करता है। ठीक है, तो कोहलबर्ग के नियम और व्यवस्था के अनुसार इसका दूसरा जो है राइट आंसर होगा कि प्रिया शिक्षक की बात मानती है क्योंकि स्कूल का नियम कहता है कि उसे शिक्षक की बात को पालन करना चाहिए और स्कूल के नियमों का पालन करना उसकी जिम्मेदारियां है। ठीक है, इसके बाद 23वां क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन है कि अभिकथन ए में पियाजे के अनुसार 4 वर्ष की आयु का बच्चा अपने संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से अपनी प्राथमिक भाषा सीखता है, यानी कि जो 4 वर्ष का जो बच्चा होता है वो अपने संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से अपनी भाषा को सीखता है। दूसरा है कारण इसमें दिया गया है कि भाषा बिना वातावरण के केवल संज्ञान के द्वारा ही सीखा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें से जो इसका ऑप्शन दिया गया है पहला है ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तीसरा ए आर दोनों सत्य है और चौथा है ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है दूसरा ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो है दूसरा ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, यानी कि जो 4 वर्ष का बालक होता है पियाजे के अनुसार उसके अंदर प्राथमिक भाषा सीखने का गुण विकसित हो जाता है। लेकिन जो दूसरा इसमें कारण दिया गया है कि कारण भाषा बिना वातावरण के केवल संज्ञान के द्वारा होता है, ये गलत है क्योंकि भाषा वातावरण से सीखने को मिलता है और वास्तव के परिवेश से सीखने को मिलता है। ठीक है, वो संज्ञान से केवल नहीं आता है। तो दूसरा इसका राइट आंसर होगा कि ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, इसके बाद 24वां क्वेश्चन है और हम 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो पढ़ना और लिखना सीख रहा है, ठीक है, वह वर्णमाला के सभी अक्षरों को जानता है लेकिन वह अभी तक शब्दों को पढ़ या लिख नहीं सकता है, यानी कि वर्णमाला के अक्षरों को जानता है लेकिन वह पढ़ और लिख नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन शिक्षा की मदद से वह छोटे शब्दों को पढ़ना और लिखना सीख सकता है। इस स्थिति में छोटे शब्दों को पढ़ना और लिखना शिक्षार्थी के लिए
क्या कहलाता है, और जो शिक्षक उसको मदद कर रहा है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला है अधिक जानकार और अन्य के और पाठ, दूसरा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र और अधिक जानकार अन्य, तीसरा है पाड़ और समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और चौथा है संगनात्मक और अधिगम और पाड़। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है दूसरा, कि जब बच्चा कोई चीज जानता है लेकिन उसको कर नहीं पाता है और किसी बड़े की मदद द्वारा सीखता है, तो उसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र या अधिक जानकार कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा। ठीक है, कि जो बच्चा सीख रहा है उसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, और थोड़ी सी उसको जो मदद मिल रही है उसको अधिक जानकार अन्य के द्वारा मिल रही है, तो इस वजह से वो चीजों को सीख रहा है। ठीक है, तो 24वां इसका राइट आंसर होगा। 24वां का दूसरा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 25वां। 25वां है कि समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में किसके लिए है, यानी जो समावेशी शिक्षा होती है वो किसके लिए है। ठीक है, तो पहला अल्पसंख्यक छात्रों के लिए, दूसरा है वंचित छात्र के लिए, तीसरा है समान श्रेणी छात्र के लिए, चौथा है सामाजिक रूप से वंचित छात्र के लिए। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है कि समावेशी शिक्षा जो है, तो इसमें से जो ऑप्शन दिया गया, पहला है 1 और 2 सही है, दूसरा है 2 और 4 सही है, तीसरा है 1 2 और 3 सही है, और चौथा है 1 2 3 और 4 सही है। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा कि समवर्ती शिक्षा निम्नलिखित में किसके लिए है, तो इसमें से जो चौथा है इसका राइट आंसर होगा कि अल्पसंख्यक छात्र के लिए है, वंचित छात्र के लिए है, समान श्रेणी के छात्र के लिए है, और सामाजिक रूप से वंचित छात्र के लिए। ठीक है, 26वां क्वेश्चन अब देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है, रमा एक चिकित्सा है, उसके मरीज अक्सर अप्रत्याशित बातें कहते हैं और अनियमित व्यवहार करते हैं। ठीक है, उसे प्रत्येक नए परिदृश्य पर उचित और सहायक ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए शीघ्रता से सोचना होता है, और रमा के पास कौन सा बुद्धि है। ठीक है, तो इसमें पहला है व्यवहारिक बुद्धि, दूसरा है सृजनात्मक बुद्धि, तीसरा है विश्लेषणात्मक बुद्धि, और चौथा है दृश्य बुद्धि। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो है सृजनात्मक बुद्धि, यानी कि रमा जो चिकित्सा है वो मरीज के अप्रत्याशित बातों को, अनियमित व्यवहारों को, और प्रत्येक नए प्रदर्शित और उचित सहायक ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए उसको सृजनात्मक बुद्धि की आवश्यकता होती है, क्योंकि सृजनात्मक बुद्धि मतलब कि तत्काल क्या व्यक्ति कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उनके व्यवहारों के अनुसार सोचना और समझना होता है, और उसको डील करना होता है। ठीक है, तो ये सृजनात्मक बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 26वां का दूसरा राइट आंसर होगा। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास क्रियाकलापों से छात्रों में निम्नलिखित में से किस गुण का विकास होता है, यानी कि शारीरिक विकास के क्रियाकलापों से छात्रों में किस गुण का विकास होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला है 1 और 2 सही है, दूसरा 1 2 3 सही है, तीसरा है दूसरा तीसरा सही है, और चौथा केवल तीसरा सही है। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है दूसरा, कि पहला दूसरा और तीसरा तीनों शारीरिक विकास के क्रियाकलापों के लिए इन तीनों गुण की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी आत्मविश्वास का भी, निर्णय का भी, और खेल भावना का भी। ठीक है, जिससे उनकी शारीरिक विकास होती है। ठीक है, इसके बाद 28वां क्वेश्चन है। 28वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मापन, आकलन और मूल्यांकन के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी कि नीचे दिया गया विकल्प में कौन सा ऐसा संबंध है जो मापन, आकलन और मूल्यांकन के बीच के संबंध को सही रूप से वर्णन करता है। ठीक है, तो इसमें पहला है मूल्यांकन बराबर मापन मूल्यांकन निर्णय, दूसरा है मूल्यांकन बराबर आकलन मूल्य निर्णय, तीसरा है मूल्यांकन बराबर मापन प्लस आकलन। ठीक है, और चौथा है उपयुक्त में सभी। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है उपयुक्त में सभी, कि मापन, आकलन और मूल्यांकन के बीच के जो सबसे अच्छा वर्णन करता है वो सभी हो करता है। ठीक है, इसमें से राइट आंसर होगा। 29वां क्वेश्चन है कि वह बच्चा जो अपनी कक्षा का कार्य जो कि उसकी आयु के अनुसार समान है करने में असमर्थ है, वह किस प्रकार का बच्चा है, यानी कि जो बच्चा का कार्य दिया जा रहा है उस कार्य के हिसाब से उसकी आयु सामान्य है, लेकिन उस कार्य को करने में वो असमर्थ है। ठीक है, तो वो किस प्रकार का बच्चा है। ठीक है, तो पहला है पिछड़ा बच्चा, दूसरा है प्रगतिशील बच्चा, तीसरा सृजनात्मक बच्चा, और चौथा है सामान्य बच्चा। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है पिछड़ा बच्चा, यानी कि अपनी आयु के अनुसार वो काम दिया गया है लेकिन उस कार्य को कर नहीं पा रहा है, उसमें असमर्थ है, तो वो पिछड़ा बच्चा कहलाता है। ठीक है, इसके बाद 30वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है कि एक विद्यालय सभा में एक अतिथि वक्ता समाज में चुनौतीपूर्ण लैंगिक रुढ़िवादिता और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का महत्व पर चर्चा करता है। वक्ता इस बात पर बल देता है कि अधिक समावेशी और विविध समुदाय बनाकर लैंगिक समानता सभी को लाभान्वित करता है। इस वार्ता का उद्देश्य क्या है? ठीक है, यानी कि वो समाज की चुनौतीपूर्ण लैंगिक रूढ़िवादिता और लैंगिक समानता पर बात करता है। तो इस वार्ता का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है पारंपरिक लिंग भूमिकाओं और रूढ़िवादिता को पुनर्बलन प्रदान करना। दूसरा है सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से कुछ लिंग को बहिष्कृत करना। तीसरा है लैंगिक मुद्दे के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना। और चौथा है लिंग आधारित भेदभाव और पूर्वाग्रह को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसमें से जो इसका राइट आंसर है कि एक विद्यालय में जो है सामाजिक चुनौतीपूर्ण और लैंगिक विवादता और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए जो बातें हो रही हैं, इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है तीसरा, लैंगिक मुद्दे के बारे में जागरूक करना और समाज को बढ़ावा देना। इस बातें को चर्चा हो रही है कि यानी कि हम लैंगिक विवादता को और लैंगिक समानता को कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी लैंगिक विवादता को कैसे कम कर सकते हैं और लैंगिक समानता को कैसे बढ़ा सकते हैं, इन बातों की चर्चा की जा रही है। ठीक है, और उसकी समझ को बढ़ावा दिया जा रहा है कि लैंगिक विवादता क्या होता है और लैंगिक समानता कैसे हम कर सकते हैं, इस चीज पे चर्चा हो रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन सीडीपी के किया और इसमें देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।